नमस्ते बच्चों। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने हैं वो है विस्कोसिटी। बर्नौली से रिलेटेड केसेस हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं, तो आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विस्कोसिटी, बात को समझे जरा, विस्कोसिटी होता क्या है। तो इस कहानी को समझने के लिए चलिए एक डायग्राम बनाते हैं। तो लेट्स से हमारे पास एक एम्प्टी टैंक है ना? और इसके ऊपर, इस टैंक के ऊपर, बहुत ही बढ़िया, थोड़ा सा तो भाई गलत हुआ है, इसको ठीक कर दिया जाए। थिकनेस बढ़ाते हैं। आइए, अब ये भी गलत है, बहुत ही बढ़िया। ये क्या है? चलो, तो इसके ऊपर शाबाश, ओके, अब परफेक्ट है। ठीक है, तो मान लीजिए इस जो सरफेस हमारे पास है या टैंक है, इस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। अभी हमने क्या करा, एक हल्का सा इस पे पुश दिया है। तो अगर पुश दिया तो ये मस्त इसके ऊपर ग्लाइड करता हुआ आगे चल जाएगा, क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, तो एक काम तो हमें ये समझ में आया। अब दूसरे काम ये कर सकते हैं हम लोग कि मान लो इसको पानी से आपने कंप्लीटली फिल कर दिया है। तो इसे आपने पानी से फिल कर दिया है। अब सेम इस लेयर को हम लोग लाते हैं और उसे रखते हैं। ये लेयर हम लोग लाते हैं और इसे रखते हैं। अब समझो होगा क्या। ठीक है, इस लेयर का क्या होगा, तो वो बात हम लोग समझते हैं। आइए, जैसे ये लेयर रखा गया और इस पर हम लोग फोर्स लगाते हैं आगे की तरफ, होगा क्या, जैसे ये आगे आगे जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसके साथ साथ जो लिक्विड लेयर कांटेक्ट में है वो भी आगे जाने का टेंडेंसी रखेगा। ठीक है, तो जो ऊपर का लेयर है उसके नीचे, मतलब जो हमारे पास ये सॉलिड सरफेस था उसके जस्ट नीचे अगर आप देखें तो जो लेयर इन कांटेक्ट विद दैट पर्टिकुलर सरफेस है वो भी आगे जाने का टेंडेंसी रखेगा। अब उसका टेंडेंसी हुआ तो उसके कारण क्या होगा बेटा, चलिए बात को देखते हैं। तो इसका टेंडेंसी आगे जाने का होगा। ठीक है, तो ये आगे जाएगा। उसके नीचे वाला, उस लेयर के जस्ट नीचे वाला लेयर को आप इमेजिन करें तो वो क्या होगा, उस पर भी एक फोर्स लग रहा होगा आगे जाने का। ठीक है, तो जो पहला लेयर है उसको ऊपर का जो सरफेस है वो आगे खींच रहा, उसके जस्ट नीचे वाला लेयर आगे जा रहा, बट बिकॉज ऑफ एक्शन रिएक्शन फोर्स, न्यूटन का थर्ड लॉ, ये जो लेयर है वो ऊपर वाले सरफेस को पीछे पुल कर रहा होगा। मतलब जो ऊपर का सरफेस है उस पे लिक्विड जो फोर्स लगा रहा होगा वो पीछे की तरफ होगा। लिक्विड पे जो लेयर रखा गया हमारे पास फ्लैट सरफेस, वो आगे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा। अच्छा, तो पहला लेयर तो कहानी समझा। दूसरे लेयर पे है, दूसरा लेयर अगर आए तो पहला लेयर उसे आगे ले जा रहा होगा, बट जो दूसरा लेयर होगा वो क्या करेगा, वो उसका टेंडेंसी रहेगा इसकी वेलोसिटी को पीछे करना या रोकना। यानी इट्स अ काइंड ऑफ, आप समझे तो फ्रिक्शन के जैसा है, जिसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो वैल्यूज है हमारे पास या जो ये फोर्स है हमारे पास, वो हल्का हल्का डिक्रीज होगा, उसका इफेक्ट हल्का हल्का डिक्रीज होगा। ठीक है, ये डिक्रीज होता जाएगा। ठीक, ये डिक्रीज होता जाएगा। फाइनली जो सबसे लास्ट पॉइंट है उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी। क्यों जीरो के बराबर हो जाएगी, क्योंकि नीचे का जो बॉटम सरफेस है बेटा, उस पर तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा। ठीक है, मतलब उस पर जो फोर्स लग रहा है, तो बॉटम वाला जो सरफेस है उसको, वो तो फिक्स्ड है। अगर वो फिक्स्ड है तो वो आगे मूव नहीं कर सकता, तो बॉटम वाला जो लेयर है उसका तो वेलोसिटी हमेशा जीरो ही होना है। अब जरा इस कहानी को समझो कि ये जो फोर्स लग रहा होगा, पहली बात, इस फोर्स के कारण जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा होगा वो कौन सा स्ट्रेस होगा, यहां पर शेयर स्ट्रेस होगा। कैसे पता सर शेयर स्ट्रेस होगा, क्योंकि आप पानी को इमेजिन करें तो पानी का जो सरफेस है वो ऐसा होगा, ये जो प्लेट है इसके ऊपर रखा गया हो, तो जो फोर्स लग रहा होगा वो उसके सरफेस के पैरेलल लग रहा होगा। अब क्योंकि ये सरफेस के पैरेलल लग रहा होगा तो यहां पर जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो कैसा स्ट्रेस होगा बेटा, वो जो स्ट्रेस होगा वो हमारे पास शेयर स्ट्रेस होगा। ठीक है, इस बात को आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जो विस्कोसिटी में या विस्कस फोर्स है बेटा, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो जो हमारे पास यहां पर विस्कस फोर्स लग रहा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के। ठीक है, वो और डायरेक्टली, अब हर लेयर पे अगर आप जाएं तो यहां से इस लेंथ को अगर हम लोग देखें तो मान लेते हैं ये लेंथ y है और ये जो यहां का वेलोसिटी v है, यहां का 0 है।
तो हम लोग और जो फोर्स है हमारा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन वेलोसिटी विच इज v माइनस 0 बटे चेंज इन सेपरेशन, तो v बाई y के बराबर होगा। ठीक है, जब हम लोग इसको कंबाइन कर दें तो जो हमारे पास फोर्स आएगा विस्कस का फोर्स वो किसके बराबर होगा, दैट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया इनटू वेलोसिटी बटे y के बराबर। इस फोर्स कांस्टेंट को हम लोग घटा दें तो फोर्स इज इक्वल टू बनेगा हमारे पास ईटा, जिसे हम लोग बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सो ईटा इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक, यहां पर आया हमारे पास एरिया, ये आया वेलोसिटी, ये आया सेपरेशन। इसको थोड़ा और आगे ले जाएं तो फोर्स बटे एरिया क्या कहलाएगा, शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये डेल्टा v बाई डेल्टा y किसके बराबर हो जाएगा, यही कहलाता है हमारे पास वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब इसको नाम दिया है क्या, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, तब हमारे पास शेयर स्ट्रेस है। अब ये जैसे ही हमें ये बात पता चल गया तो अब जरूरत हो गया कि इसका डेफिनेशन भी हम लोग लिखें। तो विस्कोसिटी को अगर हम लोग डिफाइंड करें तो क्या बोल सकते हैं, समझे। और विस्कोसिटी देखा होगा कि हनी को फ्लो करवाने में हमें थोड़ा सा दिक्कत होता है, हनी आसानी से फ्लो नहीं करता है, बट या फिर वो जो हम लोग बनाते हैं, आप बोल सकते हैं जो शुगर के, अगर आप ले लो तो शुगर का एक लिक्विड से और शुगर और पानी को मिक्स करो तो एक थिक सॉल्यूशन हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो उसका विस्कोसिटी फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। वेयर एज वाटर का विस्कोसिटी कम है तो वो आसानी से फ्लो कर जाएगा। यानी कि बेटा इस बात को समझें कि अगर हम लोग विस्कोसिटी डिफाइन कर रहे हैं तो विस्कोसिटी है क्या, ये तो अलग अलग लिक्विड का अलग अलग है, मतलब ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। ठीक है, कैसा प्रॉपर्टी है, तो इस प्रॉपर्टी के कारण डिफरेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड रेसिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं। किसमें रेसिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं, तो फ्लो में रेसिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं। यानी कि हम लोग लिखें तो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड ड्यू टू विच इट इज प्रॉपर्टी of liquid due to which different layers of liquid offer resistance to flow, रेसिस्टेंस टू फ्लो। ठीक है, तो ये वैसा प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड है जिसके कारण जो डिफरेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड क्या करते हैं, रेसिस्टेंस फ्लो में प्रोड्यूस करते हैं। अब इस बात को आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये आप मान सकते हैं कि ये लिक्विड का, कई जगह पे बोलते हैं लोग कि ये लिक्विड का फ्रिक्शन। ठीक, आपको जो समझना समझ सकते हैं। वापस आते हैं हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट पे। वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायमेंशन कई बार आपसे पूछता है बेटा, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायमेंशन अगर मुझे निकालना है तो इसका डायमेंशन कितना आ जाएगा, वेलोसिटी का डायमेंशन lt-1, या आया l कट गया तो इसकी डायमेंशन आई t-1, तो इसकी जो डायमेंशन आएगी बेटा वो t-1। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन आपसे पूछा जाता है, तो डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लिखें तो क्या आ जाएगा, चलो ये फॉर्मूला हमारे लिए काम का है तो हम लोग इसे अंडरलाइन ही कर लेते हैं। आओ, ये फॉर्मूला हमारे काम का है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन निकालना होता है बेटा हमें कई बार। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन निकालना तो पहले टॉर्क का डायमेंशन, टॉर्क क्या होता है बेटा हमारे पास, फोर्स बटे एरिया। फोर्स का डायमेंशन कितना हो गया, mlt-2, सॉरी हाँ, फोर्स का डायमेंशन आया हमारे पास mlt-2 बटे एरिया, एरिया है हमारे पास l², दैट इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट आया t-1, यानी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन आया ml-1 t-1 के बराबर। यह है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन। कुछ और बातें यहां पर पूछी जा सकती है हमसे, जैसे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट बताओ, तो समझो जरा यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स बटे एरिया। फोर्स बटे एरिया क्या होता है, पास्कल। यहां पर क्या है, 1/सेकंड, पर सेकंड था ना बेटा, यानी कि विस्कोसिटी का डायमेंशन अगर निकालें तो वो आ सकता है पास्कल सेकंड।
कई बार इसका नाम पॉइजली भी दिया होता है, ठीक है, पॉइजली दिया होता है, जिसे पीएल से भी डिनोट करते हैं। और जो पॉइजली यूनिट है बेटा, ये थोड़ी बड़ी यूनिट होती है, तो इसका छोटा यूनिट भी हम लोग यूज करते हैं। तो हमारे पास कई बार दिया रहेगा 1 पॉइजली। पॉइजली क्या है हमारे पास? एसआई यूनिट, एंड दैट इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ पॉइस के बराबर। सो पॉइस कैसा यूनिट है हमारे पास? सीजीएस यूनिट है। तो विस्कोसिटी की दोनों यूनिट हमें पता होनी चाहिए। कई बार सवाल में पॉइजलीज दिया होता है, आपको पॉइस में कन्वर्ट करना होता है, तो आप 1/10 कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक आपको सारी बात समझ में आ गई होगी, कोई खास यहां तक दिक्कत आया नहीं होगा। ठीक है बेटा, चलिए आप यहां तक कॉपी कर लीजिए, आप यहां तक कॉपी कर लीजिए, हम लोग अगले पार्ट पे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। ओके, हाँ, अब आता है हमारे पास इफेक्ट ऑफ या इफेक्ट ऑन विस्कोसिटी ड्यू टू टेम्परेचर। ठीक है, तो उसी बात को हम लोग लिखेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी देखो, हम लोग बात कर रहे हैं फ्लूइड के लिए, है ना। तो फ्लूइड दो प्रकार के थे, कौन कौन सा? एक हमारे पास लिक्विड था, दूसरा सॉलिड था। तो हम लोग दोनों की बात करें। अब जरा समझो, जैसे जैसे हम लोग, तो पहला तो है टेम्परेचर, बहुत बढ़िया, पहली बात कर लेते हैं हम लोग लिक्विड के लिए, लिक्विड के लिए। अब जरा समझो, जैसे जैसे हम टेम्परेचर देंगे तो हमें पता है कि जो टेम्परेचर देने के कारण हो गया क्या बेटा, जो कोहेशन फोर्स है हमारे पास वो वीक होता जाएगा। मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो कमजोर पड़ जाएंगे। अगर वो कमजोर पड़ेगा बेटा तो हमारे पास क्या होगा? फ्लूइड को आसान होगा फ्लो करवाने में। अब क्योंकि फ्लूइड आसानी से फ्लो होगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस विस्कोसिटी डिक्रीजेस। किसके लिए भाई? लिक्विड के लिए। ठीक है, अब कई बार यहां पर पूछ लिया जाता है कि इसका रीजन बनाएं। देखो, इस सवाल को हम लोग असर्शन रीजन में भी डाल सकते हैं। असर्शन में बोल सकते हैं टेम्परेचर इंक्रीजेस विस्कोसिटी डिक्रीजेस। अब यहां पर रीजन हम लोग क्या बोल सकते हैं? सिंस देयर इज डिक्रीज इन, सिंस देयर इज डिक्रीज इन कोहेशन force due to rise in temperature। ठीक है, टेम्परेचर। दूसरा, अगर हम लोग बात करें गैस के लिए, गैस के लिए आइए समझो। देख बेटा, हमारे पास जो फ्लो है कैसा होता है? फ्लो तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का होता है। तो ये जो लेयर्स का फ्लो हो रहा होता है इसी को हम लोग बोलते थे लेमिनार फ्लो। अब समझो, जब गैस में टेम्परेचर देंगे तो हम होगा क्या? तो जैसे आप गैस में टेम्परेचर देंगे तो होगा क्या? जो यहाँ के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे? उनको काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, तो उनका रैंडमनेस बढ़ जाएगा। तो इधर का मॉलिक्यूल इधर, इधर का मॉलिक्यूल इधर, इधर का इधर, इधर का इधर। इसका मतलब क्या हुआ? इनका नेट फ्लो डिक्रीज होगा। यानी कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, as temperature increases, viscosity of gas decreases, since randomness of gas increases। तो क्योंकि गैस का रैंडमनेस इंक्रीज हो जाता है तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा कि विस्कोसिटी कम हो जाती है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए दूसरा लिखते हैं हम लोग। इसके बाद लिखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। सेकेंड पॉइंट लिखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर
इफेक्ट ऑफ अ प्रेशर ऑन विस्कोसिटी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब समझो बेटा कि विस्कोसिटी का प्रेशर, पहले तो बात करते हैं लिक्विड के लिए, है ना। पहला पॉइंट तो हमारे लिए वही है कि लिक्विड के लिए बात करते हैं, लिक्विड के लिए बात करते हैं, ए के लिए। अच्छा आइए समझते हैं। तो अगर लिक्विड का विस्कोसिटी को मान लो, लिक्विड हमारे पास फ्लो कर रहा, आपने प्रेशर दबा दिया, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास पास आ जाएंगे, या लेयर्स जो है वो पास पास आ जाएंगे। तो अगर लेयर्स बेटा हमारे पास पास आएंगे तो विस्कोसिटी क्या होगा? ठीक है, विस्कोसिटी क्या होगा लिक्विड पे अगर हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? प्रेशर, एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ, तो विस्कोसिटी डिक्रीज करना चाहिए, तो वही बात हम लोग लिखेंगे, हम लोग उसी बात को लिखेंगे कि विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस with rise in pressure। ठीक है, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस विथ राइज इन प्रेशर। बट इसमें एक एक्सेप्शन होता है बेटा। एक्सेप्शन क्या होता है हमारे पास? कि विस्कोसिटी ऑफ वाटर डिक्रीज कर जाता है। जनरल लिक्विड के लिए ये बात सही है, बट अगर वाटर के लिए हम लोग बात करें तो वाटर के लिए ये डिक्रीज हो जाता है। एक ही यहां पर एक्सेप्शन है, वो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा आता है हमारे पास गैस के लिए। सेकंड आता है हमारे पास पार्ट बी, गैस के लिए। ठीक, समझे जरा। अगर गैस के लिए हम लोग बात करें, क्योंकि गैस में मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं, तो ये ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट होता अनलेस एंड अनटिल जो प्रेशर है हमारे पास वो एक्सट्रीमली लो हो जाए या एक्सट्रीमली हाई हो जाए। तो गैस के लिए अगर हम लोग लिखें तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नॉर्मल प्रेशर। ठीक, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नॉर्मल प्रेशर। ठीक है भाई, चलिए यहां तक आप कॉपी कर सकते हैं। पहली बात क्या हुई हमारे पास? टेम्परेचर के साथ क्या चेंज होगा लिक्विड की विस्कोसिटी का? तो जैसे जैसे हम लोग क्या करते थे, टेम्परेचर इंक्रीज करते थे तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज हो जाता था। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड हमारे पास डिक्रीज हो जाता था। क्यों डिक्रीज होता था बेटा? क्योंकि कोहेशन फोर्स हमारे पास क्या हो जाती थी? डिक्रीज हो जाती थी, या कोहेशन फोर्स कमजोर हो जाती थी। ठीक है, वैराज गैस की बात करें तो विस्कोसिटी इसका बढ़ जाता था क्योंकि रैंडमनेस इंक्रीज हो जाता था। प्रेशर पे बात करें अगर, तो जनरली क्या होता है हमारे पास? लिक्विड का विस्कोसिटी इंक्रीज होता है, बट एक ही एक्सेप्शन है वहां पर, वाटर, अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा। गैस के लिए बात करें तो ये हमारे पास कैसा है बेटा? इंडिपेंडेंट है। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, हम लोग अपने नेक्स्ट पड़ाव पे चलते हैं। तो नेक्स्ट इज हमारे पास स्टोक्स लॉ। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ, तो स्टोक्स लॉ है क्या? पहली बात तो ये क्या देगा हमारे पास? विस्कस ड्रैग फोर्स देगा। सो इट विल, दिस विल गिव, या दिस स्टोक्स लॉ gives the idea about viscous drag force. So it gives viscous drag force. Viscous drag force. Viscous drag force मतलब क्या है? बात को समझे, सिचुएशन को इमेजिन करने की कोशिश करें कि हमारे पास दो लोग बाइक पे बैठे हैं, है ना। तो मान लो एक के पास, हमारे पास कुछ ऐसा कोई बुक मान सकते हो ना। तो आप कोई बुक मान लो कि आपके पास एक बुक पकड़ के बैठे हैं, है ना, जिसका साइज कम है, और दूसरा एक बोर्ड पकड़ के बैठे हैं। दो लोग बाइक चला रहे हैं, है ना। तो एक मतलब एक आगे बैठा, ऑफकोर्स दूसरा पीछे बैठा, और वो बुक को होल्ड करके बैठा। तो जिसका साइज छोटा होगा उस पर ड्रैग फोर्स क्या लग रहा होगा? कम रहेगा। ड्रैग फोर्स, विस्कस ड्रैग फोर्स कहने की मतलब की बात क्या आई कि जो फोर्स लग रहा होगा वो पीछे के डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक है, तो जिसका एरिया बड़ा होगा या जिसका साइज बड़ा होगा उस पे ड्रैग फोर्स क्या लग रहा होगा बेटा? ज्यादा लग रहा होगा। ड्रैग फोर्स हमेशा किधर लगेगा? जिधर आपका मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो पहला पॉइंट तो यही आया बेटा हमारे पास कि जो ड्रैग फोर्स है दैट इज प्रोपोर्शनल टू किस पे डिपेंड करता है बेटा? साइज पे। तो R इज
रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, क्यों स्फीयर लिया गया इस बात को भी समझें कि मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है ना, और ये एक्सपेरिमेंट बहुत बार कॉलेजेस में या बहुत बड़े बड़े प्लांट्स में भी चलता है, जिसको हम लोग फ्लोटेशन एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। समझो होगा क्या कि वहां पर कुछ पार्टिकल्स हम लोग छोड़ देंगे पानी के अंदर। अब पानी के अंदर जैसे ही पार्टिकल आया, पार्टिकल बोल रहे हैं बेटा, तो जो पार्टिकल है उसका साइज आप या शेप क्या बोलेंगे, वो स्फीयर के फॉर्म में, तो इसीलिए हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज आर इज साइज, और बोल सकते हैं हम लोग रेडियस ऑफ द स्फीयर। आइए दूसरा सिचुएशन इमेजिन करें। अब दोनों को सेम बोर्ड पकड़ा दिया, ठीक है, दोनों, एक का रफ्तार बहुत तेज है, एक का रफ्तार बहुत कम है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर जिसका रफ्तार ज्यादा होगा उस पर ड्रैग फोर्स भी ज्यादा लग रहा होगा। तो यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। ये भी बात हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब मान लो एक दोनों का साइज सेम रख दिया, सेम स्पीड रख दिया। एक में साफ हवाएं चल रही थी, दूसरे में डर्ट चल रहा था, धूल भरी आंधियां चल रही थी। तो आपको क्या दिख रहा होगा, जिसमें धूल भरी आंधियां चल रही है उसमें जो ड्रैग फोर्स है वो ऑफकोर्स ज्यादा लगेगा। यानी कि जो ड्रैग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का भी। इन सब को लगा दो तो एफ की वैल्यू या ड्रैग फोर्स की वैल्यू आई -6 एटा आर वी के बराबर। तो जो ड्रैग फोर्स है उसका वैल्यू कितना है बेटा, 6 एटा आर वी के बराबर। ठीक है, आई होप आपको यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए हम थोड़ा पानी वानी पी ले भाई। ऑलराइट, तो हमारे पास जो ड्रैग फोर्स है वो क्या है, 6 एटा आर वी के बराबर। अब यहीं से हमारे पास आता है अगला कंसेप्ट, दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी। चलिए, नेक्स्ट इज टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी समझे बेटा, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है। और देखा होगा कई बार आपने कि मान लो पैराशूट से कोई जंप कर या प्लेन से जंप कर गया है ना, वो थोड़ी देर आता है, तेज रफ्तार हो जाती है, उसके बाद उसने पैराशूट को ओपन कर दिया। अब पैराशूट ओपन हुआ तो क्या हुआ होगा, उस पर ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ लगने लगा होगा। अब उस ड्रैग फोर्स के कारण क्या हुआ होगा बेटा, तो समझो जरा इस सिचुएशन को इमेजिन करो कि पहले जब वो जंप किया तो उसकी वेलोसिटी बढ़ी थी। ठीक है, वेलोसिटी बढ़ गई, अब उसने क्या करा, वो जो पैराशूट था उसको ओपन करा। अब उसके कारण क्या हुआ, ऊपर की तरफ फोर्स लगने लगा, जिसके कारण क्या हुआ, दोनों फोर्स बैलेंस होने लगेंगे। ठीक है, दोनों फोर्स मतलब कौन सा, कि एक तो आएगा वेट एपरेंट। वेट एपरेंट कितना आएगा बेटा, ऑफ कोर्स हम लोग यहाँ पर एयर की डेंसिटी को आप कंसीडर कर रहे हैं, उसके बाद ही बात कर रहे हैं। तो एक नीचे की तरफ उसका वेट लगेगा, ऊपर की तरफ बायंसी लग रहा है, ऊपर की तरफ ही क्या लगने लगेगा हमारे पास, ड्रैग फोर्स भी लगेगा। तो अगर ऊपर की तरफ ही हमारे पास ड्रैग फोर्स भी लग रहा है बेटा, तो क्या होगा, पहले उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट करेगी। एक ऐसा टाइम आएगा जब उसकी वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी, एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, सच दैट दोनों फोर्स मतलब ऊपर का ड्रैग फोर्स एंड बायंसी फोर्स वेट को बैलेंस कर दे। तो अगर नेट फोर्स बैलेंस हो गया बेटा तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा और ऑब्जेक्ट हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। इसी वेलोसिटी का नाम क्या है हमारे पास, टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, आई थिंक आपको ये बात कहानी समझ में आ गई होगी। सो इट इज कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी। आइए चलो, तो हम लोग लिखते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। सो इट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, इट इज द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी that an object can acquire while moving in a medium। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास बोल सकते हैं क्या, ये वो मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी है जो कि ऑब्जेक्ट अक्वायर करेगा किसी भी मीडियम में मूव करने टाइम। ठीक है, इसी का नाम हम लोग क्या बोल देते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। इसी का नाम है हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी, इसी का नाम है हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी। आइए
टर्मिनल वेलोसिटी पे थोड़ी सी और चर्चा करना बनता है। ये तो चलो इसका डेफिनेशन हो गया, इट इज द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी दैट ऑब्जेक्ट कैन एक्वायर व्हाइल मूविंग इन अ मीडियम। चलिए अब मान लो हमारे पास ऑब्जेक्ट जब पानी के अंदर आ रहा था, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब इसका नीचे की तरफ mg लग रहा था एंड ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा था, जिसके कारण इसका एक वेट आया होगा बेटा। और आई थिंक आपको याद होना चाहिए वेट का फॉर्मूला क्या था हमारे पास। वेट एपरेंट का फॉर्मूला वो था हमारे पास mg इन ब्रैकेट, ठीक है, डेंसिटी ऑफ 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाई डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। उसी बात को हम लोग यहां पर लिख देते। तो जो हमारे पास वेट एपरेंट था उसका फॉर्मूला था, क्या था फॉर्मूला हमारे पास, mg इन ब्रैकेट 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाई डेंसिटी ऑफ सॉलिड के बराबर, ठीक है। अब यही बैलेंस करेगा कौन बेटा, हमारे पास ड्रैग फोर्स। तो ड्रैग फोर्स जैसे ही ये बैलेंस कर रहा है, चलो आपको दिखाई देता हूं भाई, नहीं तो आप शायद यहां पर कंफ्यूज होकर रिलेट ना कर पाए कि FD प्लस FU mg के बराबर हो जाता है। FU क्या था हमारे पास, बायनेंसी फोर्स, वो भी लिख ही देता हूं कहीं पे, यहां लिख दे रहा हूं भाई, FU इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम इनटू g के बराबर, ये लिक्विड के अंदर। आइए अब हम लोग वापस आते हैं अपने काम पे। तो देख बेटा FD की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 पाई ईटा RV। तो FD की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 6 पाई ईटा RV। अब यहां पर ये जो वेलोसिटी हो गया बेटा, ये वेलोसिटी कैसा हुआ, कांस्टेंट वेलोसिटी हुआ, इसका नाम दिया हमने टर्मिनल वेलोसिटी। mg क्या है बेटा हमारे पास, मास है। मास क्या होता है हमारे पास, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड हो गया, ठीक है। ये 6 है ना, सिग्मा मत समझ लेना भाई, तो ये 6 है, हाँ, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इनटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, 4/3 पाई r क्यूब इनटू g। यहां पर आया हमारे पास डेंसिटी ऑफ द सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड बटे डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। सॉलिड से सॉलिड का डेंसिटी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। क्या क्या बातें और कैंसिल आउट होंगी बेटा, पाई से पाई कैंसिल आउट होगा, यहां पर बच जाएगा r स्क्वायर, एक r कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 बचेगा और यहां पर आएगा 3। तो अब vt जो कि हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी है उसका एक्सप्रेशन आ गया। तो vt का एक्सप्रेशन क्या है बेटा हमारे पास, vt इज आर टर्मिनल वेलोसिटी 2, ये 3 और ये 3, तो 2/9, ठीक है। ऊपर क्या बाकी रह गया बेटा हमारे पास, r स्क्वायर इनटू g बटे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यहां पे आया डेंसिटी ऑफ द सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड के बराबर। ये आया हमारे पास इसका vt का फाइनल एक्सप्रेशन। सो vt का फाइनल एक्सप्रेशन क्या आया हमारे पास, टर्मिनल वेलोसिटी का फाइनल एक्सप्रेशन 2/9 r स्क्वायर इनटू g बटे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ द सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड के बराबर, ठीक। यह है हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। आइए इससे रिलेटेड 2-3 ग्राफ भी होते हैं हमारे पास। चलो मैं कोशिश करता हूं यहां पर ग्राफ वो दोनों बता दें। देख एक ग्राफ क्या होगा कि आप पानी के अंदर ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिए, ठीक है, समझो जरा कहानी को। तो पानी के अंदर ऑब्जेक्ट को हमने ड्रॉप कर दिया। अब क्या होगा, जैसे जैसे ये नीचे जाएगा, mg अभी डोमिनेट कर रहा होगा। सिचुएशन को बेटा इमेजिन करने की कोशिश करना, आपको ग्राफ देखते ही समझ में आ जाएगा। तो जैसे ही वो पानी के अंदर जाएगा उसका वेलोसिटी बढ़ रहा होगा क्योंकि mg डोमिनेट कर रहा होगा। अब क्योंकि mg डोमिनेट कर रहा होगा तो यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ेगा। क्योंकि वेलोसिटी बढ़ेगा तो हमारे पास ड्रैग फोर्स बढ़ रहा होगा। तो एक ऐसा टाइम आएगा ना भाई जहां पर ड्रैग फोर्स अपथ्रस्ट फिर से क्या करें, mg को बैलेंस कर देगा। तो उसके बाद वो कैसे मूव करेगा, टर्मिनल वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। मतलब अगर मुझे वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ निकालना हो, अगर मुझे वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ निकालना हो तो इस केस में क्या होगा, वो कुछ ऐसा। ये क्या है, कौन से केस के लिए, व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल इनसाइड लिक्विड, तो उस केस के लिए हमारे पास ये लग जाएगा। दूसरा इसी का केस क्या लगेगा बेटा, और समझे कि मान लो पैराशूट वाला केस है। तो पैराशूट वाला केस है तो क्या हुआ होगा बेटा कि वो ऊपर से जंप किया होगा, पहले तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ रही होगी। फिर एक ऐसा पॉइंट हुआ होगा जहां पर इसकी वेलोसिटी, अब उस टाइम पे क्या करेंगे हम लोग, वो पैराशूट ओपन करेगा तो ड्रैग फोर्स उसके बाद लगेगा। तो जब ड्रैग फोर्स लग रहा होगा तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी। जो अभी हाई आ गई थी, मान लो फिर से सिचुएशन को समझो कि कोई बंदा जंप करता है, उसकी वेलोसिटी सपोज 200 मीटर पर सेकेंड, थोड़ा बोलना ज्यादा हो गया बट मान लो 200 kmph ही मान लेते हैं। अब क्या होगा, उसने
क्या करा, पैराशूट को ओपन करा, तो वो जो 200 है वो धीरे धीरे अब कम होकर आते रहेगा। कब तक आएगा, जब तक बैलेंस होकर VT ना पहुंच जाए। तो लेट्स से वो 100 है या 120 है, तो इस बार क्या होगा, जब से वो पैराशूट ओपन करेगा उसके बाद का सिचुएशन, उसके बाद V यहां पर क्या होगा, स्टार्टिंग उसकी वेलोसिटी हाई रहेगी, फाइनली जाकर वो यहां पर कांस्टेंट वेलोसिटी से पहुंच जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से पहुंच जाएगा। तो ये कब है, जब एक ऑब्जेक्ट पैराशूट से ऊपर से जंप कर रहा होगा तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कुछ v0 स्टार्टिंग में होगी, बाद में वो vt के बराबर पहुंच जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा इस। ठीक है, चलिए एक सेकेंड। आई होप आपका अभी तक कॉपी हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं लोग, नेक्स्ट आते हैं। देखो इसी का एक केस भी बनता है हमारे पास। केस क्या है समझे, केस बोला जाता है कि वी हैव n आइडेंटिकल लिक्विड ड्रॉप, n आइडेंटिकल लिक्विड ड्रॉप, सभी का रेडियस स्मॉल r है। तो n आइडेंटिकल liquid drop having radius small r, each having a terminal velocity of vt. Now they combine to form a bigger drop. तो ये combine करके एक bigger drop radius r बना रहा। So इसकी terminal velocity vt dash कितना होगा ये बताना होता है। मतलब समझो कि हमारे पास पानी की बहुत सारी बूंदें थी, वो सब कंबाइन हो गई हैं, एक बिगर ड्रॉप बनाए। तो अगर एक बूंद का हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी v है, तो कंबाइन करके अगर 10 बूंद वो एक बड़ा ड्रॉप बना रहा, तो बताइए उसका टर्मिनल वेलोसिटी कितना होगा। इसके लिए आपको vt का फॉर्मूला याद होना चाहिए। आई होप अभी तक आपको फॉर्मूला याद हो, नहीं तो मेरे साथ ही याद कर लीजिए बेटा। क्या था हमारे पास 2/9, ऊपर था हमारे पास r² इंटू g इंटू डेंसिटी का डिफरेंस, डिवाइडेड बाय नीचे था कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, यानी एक बात तो तय है वहां से कि vt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r², रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। आइए जरा कहानी को आगे बढ़ाएं। तो अगर vt को देखें हम लोग, तो यहाँ पर n आइडेंटिकल ड्रॉप्स थे बेटा, सभी कंबाइन करके बिगर ड्रॉप बनाए। तो हम लोग टोटल वॉल्यूम क्या बोल देंगे, कांस्टेंट। टोटल वॉल्यूम के लिए इनिशियल वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, दैट शुड बी इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो बहुत ही नोन इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास कि स्मॉल कैपिटल R इज n/3 इंटू स्मॉल r के बराबर, ये आया हमारे पास। नाउ हमें vt कैसा पता था बेटा, अगर दोनों को कंबाइन करें तो vt इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू स्मॉल r²। जब दूसरा vt डैश की बात करें, vt डैश इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू कैपिटल R²। दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो हमारे पास मिल जाएगा vt डैश बाई vt। यहां पर आया r² की जगह पर क्या आया बेटा हमारे पास, n 1/3 स्मॉल r का होल स्क्वायर बटे स्मॉल r²। r² से r² कैंसिल आउट हो गया, तो vt डैश का वैल्यू आया n का पावर 2/3 टाइम्स ऑफ vt के बराबर। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया, vt डैश इज इक्वल टू n का पावर 2/3 इंटू vt के बराबर। अब कई बार ऐसा सवाल दिया जाता है, सवाल क्या होता है समझे, एग्जांपल समझे कि 6 ड्रॉप each of radius 2 centimeter has a terminal velocity as 6. Now if these drop combine to form a bigger drop, then its terminal velocity will be, देख बेटा हो गया हमारा काम। n कितना देखना, हमें r से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो दी गई है 6। तो 6 का पावर 2/3 इंटू 6, बस हमारा आंसर आ गया। ठीक है भाई, तो आप यहां से इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर आप चाहो तो 36 का क्यूब रूट लेना है बेटा, तो 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 6 का स्क्वायर है ना पहले, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, उसका क्यूब रूट लीजिए तो वो 3 का क्यूब अगर आप याद करें तो 27 होता है। तो 27 और 64 के बीच में ही है, मतलब 3 और 4 के बीच में है, तो 3.3 3.4 हम लोग रख लेंगे। उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर लगभग आएगा 3.3 मान लिया, और इसको मान लिया 6, तो vt डैश की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 18 × 1 = 19.8 के बराबर
मीटर पर सेकेंड, ये भी मीटर पर सेकेंड पे होगा। ठीक है, ये हमारे पास हमारा काम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और केस बनता है, दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी, आइए कहानी को समझें। क्रिटिकल वेलोसिटी, देख बेटा, आपने सुना होगा या देखा भी होगा कि हमारे पास एक टैप है ना, टैप को आप ओपन करते हो और धीरे धीरे पानी का जो लाइन है वो नीचे आता रहता है, नीचे आता रहता है। अब क्या होता है, अगर टैप को हम लोग बहुत तेज ओपन कर देते हैं, जो पानी की लाइन से वो रैंडम डायरेक्शन में इधर 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 जाना चालू कर जाते हैं। तो इस टाइप के फ्लो का नाम होता है टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, तो फ्लो हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लेमिनार फ्लो जो हम लोग पढ़ रहे हैं, और दूसरा होता है टर्बुलेंट फ्लो। तो एक जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो ये वेलोसिटी है जो कि बताता है कि किस टाइप का फ्लो है। सो दिस वेलोसिटी tells us which type of flow is। जो क्रिटिकल वेलोसिटी बेटा वो दिया जाता है हमारे पास, कैसे दिया जाता है, आइए उस बात को समझे। तो क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए एक नंबर हम लोग यूज करते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर NR इंटू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बटे रेडियस इंटू डेंसिटी। ठीक, अगर हमारे पास वेलोसिटी ऑफ अ फ्लो क्रिटिकल, ये एक्सप्रेशन से जो वैल्यू आएगा उससे लेस देन है क्रिटिकल वेलोसिटी से, तो हम लोग बोलेंगे फ्लो इज लैमिनार। हम लोग बोलेंगे फ्लो इज लैमिनार। ठीक है, अगर जो हमारा वेलोसिटी ऑफ फ्लो है वो मोर देन क्रिटिकल वेलोसिटी आएगा तो हम लोग बोलेंगे फ्लो इज टर्बुलेंट। हम लोग बोलेंगे फ्लो इज टर्बुलेंट। ठीक है, एनआर क्या है बेटा यहां पर, तो एनआर है हमारे पास रेनॉल्ड्स नंबर। एनआर इज रेनॉल्ड्स नंबर। ईटा तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, स्मॉल आर ऑफ कोर्स रेडियस, रो इज डेंसिटी। ठीक है, रो इज डेंसिटी। जब ये सब बातें हम लोग लिख लेंगे, मतलब हमें अगर एनआर रेनॉल्ड्स नंबर, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि रेनॉल्ड्स नंबर को कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो रेनॉल्ड्स नंबर, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आर और रो को हम लोग रख देंगे तो हमें पता चलेगा एक वैल्यू आएगा क्रिटिकल वेलोसिटी का। अगर फ्लो की वेलोसिटी हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा हो गई तो हम लोग क्या बोल जाएंगे कि ज्यादा है तो फ्लो टर्बुलेंट है, कम है तो फ्लो लैमिनार। ठीक है, आई होप आपको यहां तक की सारी बातें समझ में आ गई। आज हमने क्या क्या बात करा, पहले बात करा विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, रेसिस्टेंस टू फ्लो। जब ये बात हो गया तो हमने पहला विस्कस फोर्स के लिए बात किया, तो वो हम लोग निकाल चुके थे, F बटे एरिया इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट। जब ये बातें हो गई तो हमने अगला बात किया इफेक्ट इसका। तो हमने देखा था कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो लिक्विड का तो विस्कोसिटी हमारे पास क्या हो जाता था, डिक्रीज होता था, बट गैस के लिए ये इंक्रीज होता था। अगर प्रेशर हो तो हमारे पास प्रेशर इंक्रीज करके विस्कोसिटी बढ़ जाता था, लेकिन वाटर एक्सेप्शन, उसके बाद गैस के लिए लगभग कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था। फिर हमने देखा कि स्टोक्स लॉ क्या है, तो देखा 6π/RV होता है हमारे पास स्टोक्स लॉ। उसके बाद देखा टर्मिनल वेलोसिटी में जो अपवर्ड का फोर्स था विच इज ड्रैग फोर्स, मतलब विस्कस ड्रैग फोर्स प्लस ऑफ थ्रस्ट फोर्स को वेट को बैलेंस किया, तो हमारे पास Vt का एक्सप्रेशन आया विच इज 2/9 ऑफ n। ऊपर था हमारे पास r² इंटू जी बटे ईटा, डेंसिटी का डिफरेंस। फिर हमने केस देखा, केस क्या देखा कि अगर हम लोग n ड्रॉप को कंबाइन कर दें तो टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ जाता है n का पावर 2/3 इंटू Vt के बराबर। उसके बाद देखा हमने कि क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है, तो ये वो वेलोसिटी था जिसके ऊपर अगर वेलोसिटी रहा फ्लो का तो वो टर्बुलेंट है, नीचे रहा तो क्या है हमारे पास लैमिनार है। अब जो क्रिटिकल वेलोसिटी था उसमें हमने उसका एक्सप्रेशन क्या निकाला बेटा, रेनॉल्ड्स नंबर इंटू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बटे रेडियस इंटू डेंसिटी के बराबर। तो आज के लिए हम लोग इतनी ही बात पे चर्चा करेंगे। सेकंड पार्ट में विस्कोसिटी को खत्म करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।